एवरीवन, वेलकम टू टीएसवी क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। चलिए भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट से, और सभी लोग बता देंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, सभी का स्वागत है द स्मार्ट विजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए क्लास स्टार्ट की जाए अपनी। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी एलटी ग्रेड वाला, और पीजीटी का आपका स्पेशली जो बैच चल रहा है, प्रतिष्ठा बैच, है ना, तो उसकी बात कर रहे थे। कल हमने कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात की थी। आज भी उसी क्लास में आगे बढ़ेंगे, और बेसिक्स जो आपके पूरी बायोलॉजी में काम आने वाले हैं, तो वो आपके शुरुआत में ही इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आने वाले जो भी क्लासेस रहेंगी, आपके जो टर्म यूज होते हैं, है ना, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर रहेगी। चलिए प्रियंका जी, स्वागत है आपका, सभी का स्वागत है, और सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, एक बार सेशन को जल्दी से फटाफट से शेयर करके भी आ जाइए सभी लोग। कल की क्लास आपने देखी होगी, है ना। कल की क्लास में हमने शुरुआत किया था, पहले देखा था बायोलॉजी का जनरल टर्म क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखा था कुछ स्पेशल हैबिटेट के बारे में देखा था। आल्सो ब्रांचेस देखी थी, बहुत सारी ब्रांचेस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि कौन सी ब्रांच में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। वो सारी बातें हमने कल की क्लास में की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और स्पेशल टर्म्स देखने वाले हैं जो कि आपके बायोलॉजी में हर जगह यूज होते हैं। ज्यादातर आप जैसे कि आगे पढ़ते जाओगे तो वैसे आपको वो यूज करना है, तो उसी के बारे में आज भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए भाई, सभी लोग एक्साइटेड हैं क्लास के लिए, शुरुआत की जाए। ठीक है, चलो अच्छा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में कि क्या मतलब होता है इनका, है ना। बार बार यूज करेंगे हम लोग, जब आप क्लासेस पढ़ोगे आगे कंटिन्यू, तो वहां पर हम यूज करते हैं, तो इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब अपना पूरा बैच पढ़ेंगे तो वहां पर ये टर्म यूज होते हैं, तो फिर ये ना हो कि मैम ये तो हमें पता नहीं है, इसीलिए पहले से पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना। तो चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, डिजिटीग्रेड, है ना, डिजिटीग्रेड। इसका मतलब क्या होता है? चलिए अच्छा, कल भी हमने बात की थी, कल हमने बताया था कुछ स्पेशल हैबिटेट जहाँ पे जो जीव रहते हैं, है ना, वो सब बातें भी डिस्कस की थी। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल टर्म्स, जैसे कि डिजिटी ग्रेड, उंगली ग्रेड, ये सब क्या होता है ना, पामी ग्रेड, ये सब क्या होता है। तो ये सब रिलेटेड होता है, स्पेशली जब आप पढ़ते हो एनिमल किंगडम। ठीक है, तो वहां पर ये सारे शब्द आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। तो चलिए भाई, यहीं से शुरुआत करेंगे आज हम लोग स्पेशल टर्म्स से, जो कि आपका पहला टर्म यहाँ पर दिया गया है, डिजिटीग्रेड। चलिए, तो डिजिटीग्रेड वो एनिमल्स होते हैं, देखिए, चलने की जो प्रवृत्ति होती है, जैसे हम चलते हैं तो हमारा पूरा का पूरा तलवा जो सोल होता है, वो पूरा तलवा क्या होता है, जमीन से टच होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स या कुछ ऐसे जानवर, ऐसे जीव भी होते हैं जो चलते रहते हैं कंटिन्यू, लेकिन उनका पूरा तलवा कुछ पार्ट ही वहां पर टच होता है ना, कुछ की सिर्फ उंगलियां ही टच होती हैं। तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर देखनी है, और इन्हीं में आप टर्म यूज करते हो। जैसे कि डिजिटी ग्रेड में बात करते हैं, तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, जब ये चलते हैं तो इनका क्या है, डिजिट टच करता है। ठीक है, इनका केवल और केवल क्या कहेंगे, डिजिट टच करता है ग्राउंड को। तो चलिए आइए लिख लेते हैं क्या होगा ये। चलो भाई, क्या कहेंगे, तो ऐसे एनिमल्स जो कि क्या हैं, चलने के दौरान केवल और केवल इनका डिजिट टच करता है ग्राउंड को, ऐसे एनिमल्स को डिजिटी ग्रेड एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, चलते हैं तो उनका ग्राउंड पे केवल और केवल डिजिट टच होता है, तो चलिए ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है डिजिटी ग्रेड एनिमल्स। क्लियर, तो लिख लेते हैं इसको, डिजिट टचिंग ग्राउंड ड्यूरिंग वॉकिंग
आर रनिंग, है ना। इनके केवल डिजिट टच होते हैं जब ये क्या करते हैं, दौड़ते हैं या फिर रन करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है डिजिटी ग्रेड एनिमल्स। क्लियर है। ऐसे एनिमल्स जिनका क्या है, जिनका केवल डिजिट टच होता है ग्राउंड से जब ये वॉक करते हैं या फिर रन करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में आप बात कर लो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में इसमें आपका एलिफेंट आ जाता है, एलिफेंट हो गया। उसके अलावा रैबिट भी हो जाएगा इसमें, है ना, रैबिट। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जब क्या है, जब ये दौड़ते हैं या जब ये चलते हैं तो इनका क्या है, इनकी डिजिट टच होती है ना। ऑप्शन आप सॉरी, डिजिट टच होती हैं। तो इस आधार पर इनको कहा जाता है डिजिटी ग्रेड एनिमल्स। क्लियर है भाई, डिजिटी ग्रेड एनिमल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टर्म दिया है अंगली ग्रेड एनिमल्स। चलो एनी आइडिया क्या हो सकते हैं ये अंगुली ग्रेड एनिमल्स, क्या हो सकता है इसमें, बताएंगे। चलो तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, अंगली ग्रेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं कि इनमें क्या है, ओनली टिप ऑफ डिजिट, डिजिट का मतलब है उंगलियां, है ना। ये जैसे मान लीजिए हमारा पैर है तो पैर की जो उंगलियां हैं उनका टिप बस टच होगा जब ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है उंगली ग्रेड एनिमल्स। तो कहेंगे कि यहाँ पर आप डिजिटी ग्रेड में क्या देख रहे थे, इनका पूरा का पूरा डिजिट टच हो रहा था, मतलब जैसे कि पैर है तो पूरा का पूरा पैर ऐसे टच हो रहा है ना। सोल बस नहीं, जैसे मान लो आप अपने पैर की बात करते हो तो आपका पैर पूरा ऐसे रख जाता है, लेकिन पैर में भी आपका पूरा सोल टच होता है। ह्यूमंस में अगर बात करें तो सोल पूरा टच होता है। लेकिन जैसे आप रैबिट में बात करो या फिर एलिफेंट में बात करो तो एलिफेंट के डिजिट मतलब ऊपर के जो डिजिट होते हैं, जैसे हमारे पैर के पंजे होते हैं वैसे ही उनके पंजे या वैसे ही उनके पैर होते हैं, तो वो केवल डिजिट टच होता है। और दूसरा जो आपको टर्म दिया है उंगली ग्रेड एनिमल्स, वहां पर क्या होता है, तो यहाँ पर बताएंगे कि इनका टिप बस टच होता है, केवल और केवल ऊपरी टिप। यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए आप, है ना, टिप टच होता है जब ये वॉक करते हैं या फिर चलते हैं या दौड़ते हैं, तो ये बताएंगे। चलिए तो इसको भी लिख लेते हैं, कहेंगे ओनली टिप ऑफ digit touching the ground while जब ये दौड़ते हैं या रेंगते हैं तो उस समय क्या है, केवल और केवल टिप के केवल और केवल टिप टच होता है। ठीक है, तो केवल और केवल क्या बताएंगे, केवल और केवल यहाँ पर टिप टच होगा उंगलियों का, ऊपरी पार्ट जो होगा वही टच होगा। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है उंगली ग्रेड एनिमल्स। क्लियर, ओनली टिप ऑफ डिजिट टचिंग द ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग और रनिंग। क्लियर है भाई। चलिए ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताइए फटाफट से, इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। चलिए अच्छा बताएंगे इसके एग्जाम्पल में क्या हो सकता है। तो इसका जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में इसमें हॉर्स आ जाते हैं, घोड़े जो होते हैं, हॉर्स हो गया, डियर हो जाते हैं, है ना, डियर, यही वाला डियर होता है ना, हाँ ये डियर और क्या, और इसमें काऊ भी आ जाएगा आपका, काऊ। तो ये सब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या है, इनका टिप टच होता है। चलिए भाई क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पामी ग्रेड, या इसी को प्लेंटी ग्रेड भी कहा जाता है, पामी ग्रेड या फिर प्लेंटी ग्रेड। चलिए भाई नेक्स्ट आपका दिया है पामी ग्रेड या फिर इन्हीं को प्लेंटी ग्रेड भी कहा जाता है, इसके बारे में बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया मिथिलेश कुमारी जी। हॉर्स जो होता है ना, खुर उसमें पाए जाते हैं और जब वो दौड़ता है तो उसका टिप बस टच होता है। क्लियर है, केवल और केवल टिप टच होता है, ये देखते हैं आप
चलिए पामी ग्रेड या फिर कहेंगे प्लेंटी ग्रेड में इनका पूरा का पूरा सोल टच होता है ना। सोल मतलब कि तलवा ऐसे पूरा रख जाता है, जैसे आप ह्यूमंस में बात करते हो। हम किस में आते हैं, तो हम आते हैं पामी ग्रेड या फिर प्लेंटी ग्रेड एनिमल्स में। होल सोल टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग वॉकिंग और रनिंग, जब क्या है पूरा का पूरा सोल टच हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, तो ऐसे एनिमल्स को पामी ग्रेड। पाम मतलब होता है टिप, है ना, सॉरी पाम मतलब होता है सोल। सोल जैसे कि हमारा पूरा पैर रख जाता है ना, तो वैसे ही जो एनिमल्स चलते हैं उनका पूरा का पूरा पैर रख जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, पामी ग्रेड। चलो इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए भाई, पामी ग्रेड या फिर कहेंगे प्लेंटी ग्रेड, इनको कहा जाता है होल सोल, सोल टचिंग द ग्राउंड ये लिख लीजिए यहां से, ठीक है। वाइल वॉकिंग और जब क्या है चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, उस समय पूरा का पूरा क्या है, सोल टच होता है। हाँ, पूरा का पूरा सोल टच होता है, तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है प्लेंटी ग्रेड या फिर पामी ग्रेड एनिमल्स। ठीक, एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, है ना। ह्यूमंस में आप ऐसा देखते हो। उसके अलावा और बता दीजिए, ह्यूमंस में और जो भालू वगैरह होते हैं, है ना, उनमें भी ऐसा ही होता है ना। मतलब ह्यूमंस के जो पूर्वज हैं उन सब में, बंदरों में होता है ऐसा, मंकीज हो गए, भालू हो गए, है ना, बियर, वही टेडी बियर, है ना। तो ये सब क्या है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तो ये कहेंगे ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि चलते टाइम पूरा का पूरा अपना सोल जमीन पर रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को पामी ग्रेड एनिमल्स या क्या पेंटी ग्रेड एनिमल भी कहा जाता है। प्लेंटी ग्रेड या फिर पामी ग्रेड कहलाते हैं ऐसे एनिमल्स जो चलते टाइम पूरा का पूरा सोल अपना जमीन पर टच करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्या, ह्यूमंस या फिर भालू जो होते हैं, बियर भी इसमें आ जाते हैं, जो ऐसे एनिमल्स जो क्या है पूरा का पूरा पैर रख के जमीन पे चलते हैं। ठीक, तो ये आपका फिर स्पेशल टर्म हो गए, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार आपके टर्म में पूछा जाएगा, याद याद रहना चाहिए आपको, है ना। आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ ये सारे टर्म आपके आएंगे। चलिए अच्छा, अब आगे आते हैं। अब कुछ और फीडिंग हैबिट्स की बात कर लेते हैं, जो आपकी स्पेशल फीडिंग हैबिट्स होती हैं। कौन सा जीव कौन सा भोजन कर रहा है, किस आधार पर निर्भर है, उनकी बात कर लेते हैं, है ना। आप बहुत बार पढ़ते हो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है ना। मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, होलोफाइटिक होते हैं, ये सारे के सारे टर्म आपने बहुत पढ़े हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो चलिए, इसका मतलब क्या होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें एनिमल लाइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एनिमल लाइक फीडिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या है, एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। चलिए भाई, तो बताएंगे, यहां पर लिख लेते हैं कि ये क्या होगा, एनिमल चलिए लिख लीजिए, एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। कैसे होते हैं, जैसे एनिमल्स के समान इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और ये आपको क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो जैसे एनिमल क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जिस भी जीव में आपको देखने को मिलेंगी, उनको कहा जाता है होलोजोइक टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करने वाले एनिमल्स। हाँ, बहुत बढ़िया मिथिलेश कुमारी जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करता है,
पूरा का पूरा फूड अंदर लेगा, उसको पचाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा फूड होगा उसको बाहर निकालेगा। तो इसमें अगर प्रोसेस की बात कर लें तो प्रोसेस भी आपके आ जाते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि क्या हो जाएगा। तो इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि आप सबसे पहले इजेशन होता है ना, इजेशन, इजेशन मतलब कि क्या होगा, फूड को निगलना, इजेशन, या इसी को कह सकते हैं फूड को निगलना। इंजेशन। उसके बाद क्या है सेकंड स्टेप, जैसे कि भाई फूड को निगला है तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट भी करेगा, है ना। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या है, एक्सक्रीट करना है बाहर, है ना। तो एक्सक्रीशन भी इसी में आपका आ जाएगा। इंजेशन, डाइजेशन और लास्ट में इजेशन भी कहा जाता है ना। इंजेशन और इजेशन भी कहलाता है वैसे। डाइजेशन, एक्सक्रीशन को एक टर्म और दिया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को लिख लीजिए, इसी को इजेशन भी कहा जाता है ना। क्या कहेंगे, तो कहेंगे फूड को निगलना, यहां पर लिख लीजिए, इसका मतलब होता है निगलना। फूड को क्या करेगा, निगलेगा। उसके बाद क्या है, पाचन होगा, पाचन। और आपका क्या है, उत्सर्जन, जिसमें देखने को मिलता है उत्सर्जन, है ना। तो ये प्रोसेस आपको जिन भी जीवों में देखने को मिलेगा, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले जीवों को कहा जाता है होलोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, होलोजोइक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ये कहलाएगा। ठीक है भाई, चलिए और आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है होलोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, होलोफिटिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी बात करते हैं। होलोफिटिक में क्या होता है, ये प्लांट की तरह है, निगलता है, ये सॉरी प्लांट की तरह इनमें फीडिंग हैबिट देखने को मिलती है। ठीक है, क्या कहेंगे, तो प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। और प्लांट लाइक मतलब कि जैसे इसमें फोटोसिंथेसिस होगी, है ना, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स के समान इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, और ये सारा चीज जितना भी लिखाया जा रहा है ना, वो सारे के सारे नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, सभी लोग प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, है ना। बाद में ये ना हो कि मैम हमको पीपीटी नहीं मिल रही है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ हो सकता है आपको ना मिले या मिले, जो भी हो सकता है, लेकिन आपको नोट्स जरूर बनानी है। चलिए, नेक्स्ट टाइप का आपका आता है मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जहां पर क्या है, प्लांट और एनिमल दोनों के क्या है समान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लांट की तरह भी ये बिहेव करेगा समटाइम्स, समटाइम्स इसमें आपको एनिमल की तरह भी देखने को मिलेगा। तो प्लांट की तरह, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल आप पढ़ते हो यूग्लिना, है ना, उसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी और उसमें क्या है, आपको वो प्रे को भी कैप्चर करता है ना, शिकार को भी पकड़ता है। तो इसमें कह लेंगे, इसमें आप लिख लीजिए, इसमें क्या होगा, प्लांट के समान भी फीडिंग हैबिट है, और क्या है, तो कहेंगे कि एनिमल्स के समान भी इसमें फीडिंग हैबिट्स देखने को मिलती है। तो बोथ होलोजोइक और होलोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन जहां पर देखने को मिलता है, तो यहां पर लिख लीजिए आप बोथ होलोजोइक। आप समझ गए, होलोजोइक मतलब कि एनिमल लाइक हो जाएगा, और होलोफिटिक मतलब हो जाएगा प्लांट लाइक। होलोजोइक एंड होलोफिटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ये दोनों चीजें आपको देखने को मिले, ऐसे एनिमल को या ऐसे जीवों को कहा जाता है मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ, मिक्सोट्रॉपिक टाइप के फीडिंग हैबिट दिखाने वाले जीव, जिसमें एनिमल्स की तरह भी होगा और क्या है, तो बताएंगे प्लांट्स की तरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोनों तरह के
आपको फीडिंग हैबिट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर जगह नहीं है लिख लेते हैं फिर भी, है ना। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना बेस्ट एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो यूग्लिना। यूग्लिना आप पढ़ते हो सॉरी, इसमें आप पढ़ते हैं कि प्लांट की तरह भी होता है और क्या है, आपको एनिमल की तरह भी देखने को मिलता है। प्लांट की तरह चूंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और आप एनिमल्स की तरह पढ़ते हो जब इसमें क्या है, जब ये क्लोरोफिल नहीं होता है या रात के समय ये क्या करता है, प्रे कैप्चर करता है, शिकार करता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें नेक्स्ट लिख भी लीजिए आप कुछ और चीजें, जैसे कि यूग्लिना को कहा जाता है ना, यूग्लिना की बात कर रहे हैं, तो यूग्लिना को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कहलाता है, ये कहलाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए नोट कर लीजिए इतना। कनेक्टिंग लिंक कहलाता है प्लांट एंड एनिमल्स के बीच में। क्यों? क्योंकि कहेंगे कि इसमें आपको देखने को मिलता है दोनों टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक तो ये होलोजोइक भी शो करता है प्लांट की तरह, और सॉरी होलोजोइक मतलब एनिमल्स की तरह, और होलोफिटिक भी दिखाता है, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है तो वैसा भी देखने को मिलता है। मैम होलोफिटिक का एग्जाम्पल क्या है, सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे बेटा इसमें, प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, तो सारे के सारे प्लांट्स आ जाएंगे इसमें, लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं भाई, एग्जाम्पल आप ऑल ग्रीन प्लांट्स, जगह नहीं है इसलिए ऑल ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे इसमें, जो कि फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे, जो सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड स्वयं बनाते हैं, वो सब होलोफिटिक के अंतर्गत आ जाएंगे। एल्गी भी आ जाएंगे इसमें, है ना, ग्रीन एल्गा जो अपना फूड बनाती हैं, वो सारे जीव जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, वो सब के सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट आपका है सेप्रोफिटिक या फिर डेट्रीवोरस, या इन्हीं को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है सेप्रोफिटिक, या इन्हीं को क्या कहा जाता है, डिकम्पोजर्स भी कह लीजिए इन्हीं को। ठीक, इन्हीं को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, या इन्हीं को डेट्रीवोरस भी कहा जाता है, या इन्हीं को चलिए, तो ये सारे टर्म आप यूज कर सकते हो, है ना। सेप्रोफिटिक या फिर डिकम्पोजर्स, या इन्हीं को डेट्री डेट्रीटोवोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, डेट्रीटोवोर्स भी कहा जाता है, तो ये आप लिख सकते हो। चलिए, ये क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं, ये क्या होते हैं। तो सेप्रोफिटिक ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से, और सबसे ज्यादा कहेंगे कि ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये अपना डेड और डिकेइंग मैटर से अपना क्या करते हैं, फूड लेते हैं, है ना। ऐसे एनिमल्स या ऐसे जीव या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं, इन सब को क्या कहा जाएगा, ये सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं ऑर्गेनिज्म
feeds on dead and डिकेइंग मैटर, मतलब कि सड़े गले पदार्थों में ये आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे एनिमल्स जो क्या है सड़े गले पदार्थों से अपना क्या है भोजन लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। ऐसे एनिमल्स को सेप्रोफिटिक भी कह सकते हैं, इन्हीं में डिकम्पोजर्स भी आ जाते हैं और इन्हीं में आपको डेट्रीवोर्स भी आ जाएंगे। अब इसमें एग्जांपल में आपका जैसे कि बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना, फंजाई हो जाएंगे, और भी जीव जैसे अर्थवर्म वगैरह भी आ जाते हैं इसमें। तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंजाई भी आ जाएंगे, है ना। फंजाई भी क्या है हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, तो फंजाई हो जाएगा। उसके अलावा आपका अर्थवर्म भी आ जाएगा इसमें, है ना, अर्थवर्म। केचुआ भी इसमें आ जाएगा आपका, क्योंकि केचुआ भी क्या करता है मिट्टी से, है ना, मिट्टी से जो मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हीं से अपना भोजन लेता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे जीव जो कि सड़े गले पदार्थों से और डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, उन जीवों को सेप्रोफिटिक कहा जाता है या डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। और इनको कहा जाता है जैसे कि ये सफाई भी करते हैं, है ना। बैक्टीरिया क्या है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को क्लियर करके क्या करते हैं, वो क्लियर करके क्या करते हैं, तो बताएंगे कि वो पूरे के पूरे एक तरह से वातावरण को साफ करने का काम भी करते हैं। मैम लाइकेंस किस में आएंगे, लाइकेंस बेटा, लाइकेंस तो आपका एक तरह से ग्रोइंग में आ जाता है ना। वो क्या है, वो ऐसी जगह उगते हैं जहां पर क्या है ग्रोइंग नेचर स्टार्ट होता है। तो लाइकेंस की प्रकृति आप वो प्लांट्स की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, वो प्लांट्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि लाइकेंस सबसे शुरुआती वो एक तरह से इकाई है जो कि स्टार्ट करते हैं, फिर पूरे के पूरे क्या है जंगल बनते हैं। आप देखते हो लाइकेंस सबसे पहले स्टार्ट होते हैं, उसके बाद क्या है फिर एल्गी स्टार्ट होती हैं, देन उसके बाद आप आगे चल के उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट आपका टर्म है सैंग्विवोरस। चलिए अगला आपका टर्म आता है सैंग्विवोर्स। ये क्या होते हैं, बहुत बार पढ़ाया है, चलो भाई बहुत बार सुना होगा आपने, है ना, टर्म सैंग्विवोर्स क्या होते हैं। हाँ मैम ये क्लासेस रेगुलर होंगी, हाँ भाई ये क्लासेस आपके बैच में जाएंगी, है ना। अभी तो यहाँ पर कुछ आपको क्लासेस अनलिस्टेड दी जा रही हैं, लेकिन ये रेगुलर क्लास आपकी बैच में रहेगी। चलिए अच्छा, सैंग्विवोर्स क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं ब्लड सकिंग करते हैं, खून चूसते हैं, है ना, खून चूसने वाले प्राणी। ऐसे जीव जो क्या करते हैं खून चूसते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है क्या, तो ऐसे जीव कहलाते हैं सैंग्विवोर्स। सैंग्विवोर्स मतलब कि खून चूसने वाले प्राणी। चलो भाई तो लिख लेते हैं एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, एनिमल्स ब्लड सकर जो होते हैं, है ना, ब्लड सकर होते हैं। एनिमल्स जो कि ब्लड सक करते हैं, ब्लड को चूसते हैं, खून को चूसते हैं, तो ये एनिमल्स क्या कहलाते हैं सैंग्विवोर्स, या इन्हीं को सीधे सीधे आप लिख सकते हैं ब्लड सकिंग एनिमल्स। क्लियर है, लिख सकते हैं ब्लड सकिंग
एनिमल्स। ठीक है भाई, खून चूसने वाले प्राणी, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है क्या? सैंग्विवोर्स। एलटी बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहे हो मैम अब? हाँ भाई, वो भी होगा, लेकिन अभी थोड़ा बैच की क्लासेस आपकी जा रही हैं, है ना, तो बीच बीच में आपका वो भी चलता रहेगा एलटी ग्रेड वाला। अभी मे भी कल या परसों आपका वो प्रैक्टिस वाला भी होगा, ऐसे अल्टरनेट पे आपकी क्लासेस रहेंगी, एक दिन ये वाला, एक दिन प्रैक्टिस वाला। ठीक है, क्योंकि बैच जो बच्चे बैच ले रखे हैं उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो बच्चे जो बैच लिए हैं उनको थियरी वाला पोर्शन, अभी कुछ यहाँ क्लासेस आपकी अनलिस्टेड कर दी गई हैं, तो ये आपके यहाँ पर जाएंगी, उसके बाद ये सारे के सारे थियरी वाले पोर्शन केवल और केवल आपको बैच में मिलेंगे। ठीक है, प्रतिष्ठा बैच आपके चल रहे हैं एलटी बायोलॉजी के लिए, टीजीटी बायोलॉजी का और पीजीटी जेआईसी का अलग चल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। जिनको भी ये बैच परचेज करना है वो आप जाके द स्मार्ट विजन क्लासेस के ऐप पर जाइए, वहां पर आपको वो दिख जाएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। खैर चलिए, अच्छा, सैंग्विवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो एनिमल्स जो कि ब्लड सक करते हैं, है ना, खून चूसते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें इसमें, चलो खून चूसने से कुछ याद आ गया, है ना, बताएंगे नहीं लेकिन, है ना चलो एग्जाम्पल में जैसे कि आप पढ़ते हो लीचेस, है ना, लीच हो गए। जो जोंक होती है, जोंक, है ना, क्या कहलाती है ये? जोंक। उसके बाद आप वैम्पायर पढ़ते हो, है ना, वैम्पायर, वैम्पायर बैट होते हैं ये, चमगादड़ जो होते हैं, वैम्पायर बैट्स होते हैं, ये भी क्या है, खून पीते हैं। बैच फीस कितना है भाई? एलटी वाला, सॉरी टीजीटी वाला बैच आपका वैसे तो 4500 रुपए का है, लेकिन अभी आपके लिए स्पेशली वो 1400 रुपए के दिया जा रहा है, और पीजीटी वाला बैच भी कुछ ऐसा ही है ना, 5500 या कुछ ऐसे आसपास है, तो वो अभी आपको बहुत कम प्राइस में 1800 रुपए में दिया जा रहा है। अभी क्लास के लास्ट में ये चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है भाई, जिसको भी पूछना है बैच का फीस कितना है तो ये आप पूछ सकते हैं, और 1 साल का आपका पूरा का पूरा वैलिडिटी रहेगी, पूरा का पूरा कोर्स आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आपके नोट्स, लाइव क्लासेस, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको यहाँ पर देने वाले हैं। डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब इसमें मिलने वाला है। तो बिना डाउट के अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो नो डाउट आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत कम फीस में ये हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो यहाँ पर बताएंगे वंपायर बैट्स हो गए, लीचेस हो गए, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? सैंग्विवोर्स में आ जाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, जो कि खून पे निर्भर रहते हैं, ब्लड सक करते हैं, खून पीते हैं, तो वो बताएंगे, वो कहलाते हैं सैंग्विवोर्स। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट टर्म आता है आपका फिल्टर फीडर। ये होते हैं सेलेक्टिव फीडर होते हैं, है ना, सेलेक्टिव फीडर्स होते हैं, बहुत नपा तुला खाते हैं, है ना। सेलेक्टिव फीडर्स कहलाता है। फिल्टर फीडर्स मतलब इनको पता है कि हमको यही खाना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी मिला कुछ भी खा लिए। सेलेक्टिव फीडर्स होते हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल में बात कर लो, आपका पैरामीशियम आ जाता है ना, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया। उसके अलावा और बताइए एग्जांपल, पैरामीशियम हो गया ना, एम्फीऑक्सस भी इसमें आपका आ जाता है, एम्फीऑक्सस भी आ जाता है। एम्फीऑक्सस हो गया। उसके अलावा ब्लू वेल भी इसमें आ जाती है आपकी, फिल्टर फीडिंग को शो करते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए भाई, सेलेक्टिव फीडर्स कहलाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, एम्फीऑक्सस हो गया, और आपकी जो ब्लू वेल होती है ना, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट टर्म आता है आपका वेर वोरासियंस। नेक्स्ट टर्म है आपका वोरासियंस। ये क्या होते हैं? तो ये वो जीव होते हैं जो बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, एक्सेसिव फीडर्स होते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या है, फूड के लिए काफी ज्यादा मात्रा में एक बार में खाते हैं, तो ये कहेंगे एक्सेसिव फीडर होते हैं।
एक्सेसिव फीडर्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक बार में खाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन जो होती है वो एक बार में बहुत सारा फूड खाती है, तो उसको कहा जाता है एक्सेसिव फीडर है ना। बहुत ज्यादा एक बार में काफी ज्यादा क्या है खाती है, ऐसे कहलाते हैं वो। चलिए अच्छा, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये आपकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में हो गया। कैसे कैसे एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कौन सी फीडिंग हैबिट को शो करते हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कैप्रोफेजेस क्या होते हैं, कॉप्रोफेजेस या कैप्रोफेजेस क्या होते हैं। उसके बाद आता है एक टर्म आपका लार्विवोरस क्या होता है, और एक टर्म आता है आपका कैनाविलिज्म कौन होते हैं। चलिए अच्छा, इनकी बात करते हैं। कैप्रोफेजेस क्या होते हैं, लार्विवोर्स क्या होते हैं, और कैनाविलिज्म क्या होता है, इनकी बात कर लेते हैं। तो चलो भाई, हाँ, क्या दिक्कत है भाई। चलिए अच्छा, कैप्रोफेजेस ऐसे एनिमल्स जो स्वयं का फीकल मैटर खा लेते हैं, है ना, स्वयं का फीकल मैटर खाते हैं, उनको कहा जाता है कॉप्रोफेजेस या कैप्रोफेजेस कहा जाता है। फीड्स अपॉन ओन फीकल मैटर, अपने ही क्या है, अपने ही फीकल मैटर को खा लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, कॉप्रोफेजेस। जैसे कि एग्जांपल में आपका आता है इसका रैबिट, बेस्ट एग्जांपल है, तो यहाँ पर लिख लीजिए फीड्स अपॉन ओन फीकल मैटर, अपने ही क्या है फीकल मैटर को खा लेते हैं ये, ठीक है। फीड्स अपॉन ओन फीकल मैटर, अपने ही फीकल मैटर को खा लेते हैं, ऐसे जीव कहलाते हैं कैप्रोफेजेस। कैप्रोफेजेस एनिमल्स फीड्स अपॉन ओन फीकल मैटर, क्लियर। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है, जैसे कि रैबिट है इसमें, है ना। रैबिट क्या करता है, अच्छा ये करता क्यों है, रैबिट हो गया, पिग भी होते हैं इसमें, रैबिट हो गए, पिग हो गए, ये क्या करते हैं, अपने ही फीकल मैटर को, अपने ही अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जन करते हैं, है ना, मतलब कि अपने ही फीकल मैटर को स्वयं से खा लेते हैं, फिर से खा लेते हैं। अच्छा, रैबिट ऐसा करता क्यों है, क्योंकि सेलुलोज की मात्रा उसके फीकस में बनी रहती है, एक बार में पूरा का पूरा सेलुलोज पचता नहीं है, जिसकी वजह से वो दोबारा फीकस मैटर रिलीज करता है, लेकिन फिर उसको खा लेता है ताकि वो पूरा का पूरा सेलुलोज डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में उसका उपयोग कर ले। तो ये जीव ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पूरा का पूरा एक तरह से पोषण वो लेना होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि क्या होगा, रैबिट को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने फीकस मैटर को वापस से खा लेता है। और ये करता क्यों है तो बताएंगे, इसका रीजन है क्योंकि ये जो सेलुलोज है उसको पचाने के लिए, और एक बार में आपको पता है जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनका जो सीकम वाला पार्ट होता है वो काफी डेवलप होता है, उसका रीजन भी यही होता है कि एक बार में वो खाते हैं तो पूरा का पूरा सेलुलोज वहां पर पच जाए, और उसके बाद भी कई सारा सेलुलोज ऐसा होता है जो नहीं पचता है, वो फीकस मैटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो ये जीव फिर से उसको खा लेते हैं जिसकी वजह से फिर से वो पच जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे रैबिट के बारे में स्पेशली। चलिए भाई, नेक्स्ट टर्म है आपका लार्विवोर्स। आइए, नेक्स्ट टर्म है आपका लार्विवोर्स, समझ में ही आ रहा होगा। तो लार्विवोर्स क्या है, ये फीड्स ऑन लार्वा, ये लार्वा पे निर्भर रहते हैं, फीड्स ऑन लार्वा, लार्वा खाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका, आप एग्जाम्पल की बात कर लें, गम्बूसिया फिश जो होती है ना, गैम्बूसिया फिश, ये क्या खाती है तो कहेंगे कि ये खाती है क्या, फीड्स ऑन मॉस्क्यूटो लार्वा, मच्छरों का लार्वा खा लेती है ये, है ना, मॉस्क्यूटो लार्वा। ये क्या है, गम्बूसिया फिश, इसको क्या है ऐसी जगह छोड़ा भी जाता है जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह पलते हैं, तो यहाँ वहां पर जाके इसको छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो मच्छर हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये उनका लार्वा खा जाती है ना।
गंबूसिया फिश जो होती है वो लार्वा को खाती है, और ये आपको देखने को मिलती है। ऐसी जगह छोड़ा भी जाता है स्पेशली इसको जहां पर बहुत ज्यादा लार्वा देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा क्या है मच्छर बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर इसको जाके छोड़ दो पानी में, और ये पूरा का पूरा लार्वा साफ कर देती है, क्योंकि इसका फेवरेट फूड ही यही है। ठीक है भाई, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कैनाबिलिज्म। कैनाबिलिज्म बताएंगे ये कौन से जीव होते हैं। तो ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खा लेते हैं, है ना, ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खा लेते हैं उनको कहा जाता है कैनाबिलिज्म। क्लियर है, ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खा लेते हैं तो कहेंगे फीड्स ओन, ये कह सकते हैं अपनी ही जाति के जीवों को खा लेते हैं, है ना, अपनी ही जाति के जीवों को खा लेते हैं, ऐसे जीवों को कहा जाता है कैनाबिलिज्म। और इसमें एग्जाम्पल आपका आता है, जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर लो आप, इसमें आता है स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियंस हो गए, स्नेक्स हो गए, सांप वगैरह जो आता है वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया, स्नेक हो गया। जो बिच्छू होता है, बिच्छू क्या है, जब मदर होती है, जब मदर अंडे देती है तो अपने अंडे और अपने बच्चों को वो क्या करती है ना, अंडे देती है तो अपने बच्चों को वो अपनी पीठ पर पालती है। और पीठ पर पालने पे होता क्या है कि ये मदर क्या करती है, ये मदर अपनी ही पीठ के जो मांस है उसको खिलाती रहती है, बच्चे उसी पर फीड करते रहते हैं। और सोचिए कितना भयंकर, कितना दर्द होता होगा, लेकिन ये बच्चों को छोड़ती नहीं है, पीठ पर अपने बच्चों को पाले रहती है, और वो बच्चे कंटिन्यू अपनी मदर का क्या है वो खाते रहते हैं, है ना, कंटिन्यू अपने मदर का मांस खाते रहते हैं, पीठ से निकाल निकाल के पूरा मांस खाते रहते हैं, और उसी से वो बच्चे बढ़ते हैं आगे चल के। ठीक, तो ये क्या है स्कॉर्पियंस में आपको देखने को मिलता है। सांप वगैरह में आप देखते हो कि अपनी ही जाति के सांप भी क्या करते हैं, छोटा सांप होगा तो उसको निगल जाएगा, खा जाएगा, तो ये भी आप इसमें देखते हो। चलिए भाई नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा जो फीडिंग हैबिट्स थी, है ना, कौन कौन सी फीडिंग हैबिट आपको देखने को मिलती है। तो ये आपकी मेन मेन इंपॉर्टेंट जो फीडिंग हैबिट्स हैं, और ये सब आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, होलोजोइक क्या होता है, होलोफिटिक क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक क्या होता है, उसके बाद सेप्रोफिटिक या डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट है आपका सैंग्विवोर्स क्या होता है, उसके बाद फिल्टर फीडर्स क्या होते हैं, वोरेस्केंस क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका कॉप्रोफेजस क्या होता है, कोर्स क्या है, और कैनाबिलिज्म कौन शो करता है, कैनाबिलिज्म कौन से जीव होते हैं, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई अब और आ जाते हैं कुछ चीजें, एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, आगे चल के हम कुछ बात करते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने डेली लाइफ में पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे, तो उनकी बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एक साइड आप टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे और दूसरे साइड इसका एग्जाम्पल बताएंगे। तो मैं लिखूंगी टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और आप लोग बताना कि उसमें कौन सा एग्जाम्पल आपका आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे, है ना। बहुत सारी एनर्जी हमारी डेली लाइफ में, बहुत सारी एनर्जी क्या है चेंजेबल होती है। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ते हो, वहां पर बताया गया है कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही पैदा होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखना है एनर्जी क्या करती, चाहे हमारी बॉडी में हो चाहे एनवायरमेंट में हो, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। और ट्रांसफर भी किस फॉर्म में होती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हो कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, चेंज नहीं सॉरी चेंजेबल होती है, वो नष्ट नहीं होती है। थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आपने पढ़ा होगा। चलो तो इसमें बात करते हैं, जैसे कि आप शुरू करो, मान लो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किस में, तो चेंज हो रही है ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
चलिए, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है आपकी कहाँ पर, तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट आप। चलो भाई, लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आपका टर्म आता है केमिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल आप सब बताइएगा, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका, क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें। केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ये रूल हैं और ये आपको बताना है कि किस में कैसा देखने को मिलता है। चलिए एग्जाम्पल भी बताइए भाई फटाफट से, किस में आपको कैसा देखने को मिलता है। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है ना। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है, केमिकल एनर्जी आपकी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है। तो ये सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिखते जाओ, है ना। एग्जाम्पल जैसे कि आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है, कहेंगे नर्व सेल्स में ऐसा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है इसके नर्व सेल्स। लाइट एनर्जी है ना, सन सूर्य के लाइट को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ये आपको देखने को मिलता है रेटिना में। क्लियर है, कहां पर देखने को मिलता है, कहेंगे रेटिना में। और केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कहां पर चेंज होती है, केमिकल्स को क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट आपने लिया है ना, बहुत सारे केमिकल्स को उसको मैकेनिकल में चेंज करते हैं। ये आपको देखने को मिलता है आपकी मसल्स बॉडी में। कहां पर बताएंगे, मसल्स में ऐसा देखने को मिलता है, मसल्स में। चलिए और आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला फॉर्मेट क्या हो सकता है, और तो कहेंगे केमिकल एनर्जी आपकी ऑस्मोटिक एनर्जी में चेंज होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू किस में चेंज हो रही है, ऑस्मोटिक एनर्जी में। ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, चलिए भाई ये बताएंगे कहां पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट भी लिख लेते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, केमिकल एनर्जी क्या है, ऑस्मोटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। उसके बाद क्या है, केमिकल सॉरी साउंड एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। साउंड एनर्जी ये चेंज हो रही किसमें, इलेक्ट्रिकल में। ये आपको कहां पर देखने को मिलता है, और एक और लिख लेते हैं इसमें। चलिए एक और लिख लेते हैं, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, तो कहेंगे लाइट एनर्जी में। चलो भाई, और इसके एग्जाम्पल भी फटाफट से आप बता दीजिएगा।
चलिए, तो केमिकल एनर्जी आपकी ऑस्मोटिक एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है? केमिकल एनर्जी ऑस्मोटिक एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है? और साउंड एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है? उसके बाद बताएंगे केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कहाँ पर चेंज होती है। चलिए, अच्छा, ठीक है, ये आपने देख लिया। नर्व सेल्स में क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रेटिना में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में मसल्स में चेंज होती है। केमिकल एनर्जी आपकी ऑस्मोटिक एनर्जी में चेंज होती है आपकी, ये कहाँ पर? तो बताएंगे ये किडनी में आपको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर बताएंगे? किडनी में। ठीक है, उसके बाद आपका है साउंड एनर्जी किस में चेंज हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जांपल है इसका कौन? ईयर में आपको ऐसा देखने को मिलता है ना, हमारे कानों में। ठीक है भाई, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में ऐसे चेंज होती है जहां पर एक प्रोसेस होता है बायोलुमिनेंस का प्रोसेस। बायोलुमिनेंस का प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं जैव प्रदीप्ति। ठीक है, जैव प्रदीप्ति कहलाती है ये। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैव प्रदीप्ति कहलाती है। केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज होती है, ये बायोलुमिनेंस कहलाता है और इसको कहा जाता है जैव प्रदीप्ति। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हो और ये सब आप पढ़ते हो, है ना, किसमें कौन से टाइप की एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल आपको विशेष कर याद रखने हैं कि कौन सी एनर्जी में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है ना, ये सारी चीजें देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया। अब एक और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक टर्म आपका आता है होमियोस्टेसिस। ये क्या है ना? होमियोस्टेसिस एक टर्म पढ़ते हैं आप। होमियोस्टेसिस क्या है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। चलो भाई, होमियोस्टेसिस क्या है? तो कहेंगे कि ये एक ऐसा इंटरनल इन्वायरमेंट को बनाए रखने का एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हमारा आंतरिक आंतरिक क्या है, बैलेंसिंग देखने को मिलती है। हमारे शरीर का आंतरिक संतुलन जो है वो बैलेंस रहता है ना, इसी को होमियोस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। अब इसको अगर आप बोलेंगे कि क्या होता है ये होमियोस्टेसिस की अगर बात करेंगे तो कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना। इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखने का काम, मेंटेन रखने का काम किसके द्वारा होता है? तो बताएंगे ज्यादातर प्रोसेस जैसे कि आप देखते हो किसमें, हमारे हाइपोथैलेमस में आपको ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है। बॉडी टेम्परेचर की बात कर लें, है ना, बॉडी फ्लूइड को, बॉडी फ्लूइड के मेंटेनेंस की बात कर लें। अब बॉडी फ्लूइड में जैसा कि आप देखते हो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ब्लड के लिए हो, चाहे वो और भी इंटरनल जो फ्लूइड पाए जाते हैं, उन सब का जो मेंटेनेंस है उसी को बैलेंस रखने का काम क्या है? तो उसी को होमियोस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। लिख लेते हैं इसको। चलिए भाई, कहेंगे क्या है? मेंटेनेंस ऑफ चलिए, क्या हो जाएगा? तो कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट मेंटेन रखने का काम जो होता है वो क्या कहलाता है? होमियोस्टेसिस कहलाता है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इज नोन एज
होम्योस्टेसिस। अब इसमें जैसे कि क्या कह सकते हैं, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, है ना। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो सकता, बॉडी फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड में तो सब आ जाएगा, है ना, लाइक ब्लड हो गया आपका, ब्लड हो गया, उसके अलावा और भी जितने फ्लूइड आ जाएंगे, तो उन सब का जो मेंटेनेंस है वो आपको यहाँ पर होम्योस्टेसिस में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड का मेंटेनेंस ये आपको देखने को मिलेगा। होम्योस्टेसिस टर्म पूछा जाता है किसके द्वारा दिया गया है, तो डब्ल्यू केनन साहब थे, उन्होंने 1929 में टर्म दिया था, है ना। टर्म पूछा जाता है, टर्म किसके द्वारा दिया गया था ये बहुत पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आपसे ऐसे सीधे सीधे पूछता है। ये टर्म दिया था किसने, चलिए तो ये दिया था डब्ल्यू केनन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था, डब्ल्यू केनन, इन्होंने ये टर्म दिया था होम्योस्टेसिस। और ये दिए कब थे, इन 1929 में बताया था इन्होंने, ठीक है। 1929 में टर्म होम्योस्टेसिस दिया गया था डब्ल्यू कैनन के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। सचिन जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, एलटी की मैराथन लगाओ मैम, एलटी की भी मैराथन चलेगी भाई आपकी, है ना सचिन जी, एलटी की भी मैराथन आपकी होगी। बिहार स्टेट क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बधाई हो आपको। एलटी की भी मैराथन आपकी बीच बीच में आती रहेंगी, फिलहाल अभी ये जो आपका बैच चल रहा है उसकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, एलटी वाला भी आपका चलेगा। चलिए अच्छा, तो ये ध्यान दीजिएगा, है ना, होम्योस्टेसिस के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बात करो कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, तो बताएंगे इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम जो होता है, मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो कहेंगे हमारी बॉडी में या किसी भी जीव की आंतरिक संरचना जो होती है उसमें सारी चीजों को बैलेंस रखने का काम एक प्रोसेस के द्वारा होता है, उसी प्रोसेस को होम्योस्टेसिस के नाम से जाना जाता है ना। अब वो बॉडी टेम्परेचर की बात कर लो, बॉडी फ्लूइड की बात कर लो, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। इसका टर्म दिया था डब्ल्यू कैनन साहब ने, और ये टर्म दिया था उन्होंने 1929 में। ठीक, तो ये इतनी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस को दो टाइप से देखा जाता है ना, होम्योस्टेसिस को दो टाइप से देखा जाता है, इसमें लिख लेते हैं। चलिए, एक तो आपका आता है थर्मो रेगुलेशन और एक आपका आता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक आपका आता है, अगर आप होम्योस्टेसिस की बात करें तो ये क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरली दो पार्ट में पढ़ते हैं, ये दो टाइप का कह सकते हैं। तो एक आपका आता है थर्मो रेगुलेशन, ये टर्म आपने पढ़ा होगा, है ना। और एक आपका आता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ये दो चीजें आप पढ़ते हो, ये होती क्या है, तो अगर अगर इनकी बात की जाए तो देख लेते हैं ये क्या होता है ना। थर्मो रेगुलेशन और एक आपका आता है ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए भाई, ये मेंटेन किसके द्वारा होता है, अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें चलिए सचिन जी कह रहे हैं मुझे तो एग्जाम में ऐसा लग रहा था जैसे आपने पहले ही एग्जाम करवा दिया है। हाँ तो भाई उसका यही होता है ना, प्रैक्टिस और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने का मतलब यही होता है कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप जो भी क्वेश्चन खोल के देख रहे हो तो आपको लग ही रहा है कि ये तो हमने कर ही लिया है ना। तो अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लग रहा था, और ये आपकी मेहनत है, नो डाउट आपने मेहनत की है,
तो उसका वो परिणाम है। चलिए खैर, आप अब आने वाले एग्जाम के बारे में सोचिए, है ना, क्योंकि आपका आने वाला एग्जाम एलटी का है, तो एलटी के बारे में आप सोचिए और उसकी भी वैसे ही मेहनत करिए। आपको पता है हमारे क्लासेस आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं और बैचेस वाला तो मिल ही रहा है, उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिस वाला है वो भी मैं लगातार आपको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से इतने सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ कि आपका एग्जाम जब आए तो आपको लगे कि अरे ये सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, है ना। चलिए अच्छा, चलिए दो टर्म आप पढ़ते हो, एक तो थर्मो रेगुलेशन होता है और एक होता है आपका क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ये दोनों चीजें आपकी बैलेंस कहाँ पर होती हैं, है ना। अगर हम अपने बॉडी में बात करें तो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस में ये आपको ऐसा बैलेंस देखने को मिलता है, हाइपोथैलेमस, जो कि क्या है, हमारी इंटरनल बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। अब चाहे वो क्या है आपका ऑस्मो रेगुलेशन हो या फिर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन से समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है, तो बताएंगे ये आपका हो सकता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, है ना भाई, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये आपका है। और दूसरा आपका जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन की आप बात करते हो तो ऑस्मो रेगुलेशन में आपका दूसरी चीजें आती हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के आधार पर जो आप पढ़ते हो। ऑस्मो रेगुलेशन में आप पढ़ते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कि क्या है, वेरी करते हैं सराउंडिंग के आधार पर और उनके बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है वो चीजें आप पढ़ते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन की, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन की सबसे पहले बात करेंगे। थर्मो रेगुलेशन में ये डिपेंड करता है, ये क्या है, कहेंगे कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर के आधार पर जो डिवाइडेशन करते हैं। हम दो टाइप के एनिमल्स पढ़ते हैं, एक तो होते हैं हमारे गर्म खून वाले प्राणी और दूसरे होते हैं ठंडे खून वाले प्राणी। तो उन्हीं का जो अध्ययन है या उनकी चीजें जो पढ़ते हैं दो आधार पर पढ़ते हैं। एक को कहा जाता है पॉइकिलोथर्मस एनिमल्स और दूसरों को कहा जाता है होम्योथर्मिक एनिमल्स, है ना। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके थर्मो रेगुलेशन वाले एनिमल्स के अंतर्गत। चलिए तो इसमें बात कर लेते हैं। एक तो आपके आते हैं क्या, अगर आप बात करो तो आपका थर्मो रेगुलेशन में दो पार्ट हो जाएगा, है ना। बॉडी टेम्परेचर वाला पार्ट जो होगा उसमें क्या है, दो चीजें आप पढ़ते हो। अब इसमें दो चीजें कौन सी हो जाएंगी, तो एक आपके आते हैं क्या, होमियोथर्मिक एनिमल्स, ठीक है। एक आपके आते हैं होमियोथर्मिक एनिमल्स, क्लियर। होमियोथर्मिक एनिमल्स के बारे में आपने पढ़ा है। और दूसरे आते हैं इसमें क्या, तो पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। चलिए दूसरे कौन से आते हैं, कहेंगे ये आते हैं पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। इनकी बात कर लेते हैं, है ना भाई, होमियोथर्मिक और क्या है, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। चलिए तो देखिए, अगर बात करें आप होमियोथर्मिक एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है ना। ये किसी भी जगह पर जाएंगे इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा, वेरी नहीं करता है। और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है गर्म खून वाले प्राणी। ये क्या कहलाते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या कहलाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले प्राणी, है ना। और पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स को क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठंडे खून वाले प्राणी, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। क्या है, होम्योथर्मिक जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर
बैलेंस रहता है और कांस्टेंट रहता है। ये किसी भी जगह पर जाएंगे इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा, जगह के हिसाब से वेरी नहीं करता है। और जो पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स होते हैं या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये जहां पर भी जाएंगे इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस जगह के उस इन्वायरमेंट के आधार पर चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स में आप बात करते हो, है ना, जो गर्म खून वाले प्राणी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो जैसे कि आपकी बर्ड्स आ जाती हैं इसमें, बर्ड्स हो गए, और क्या है, तो और इसमें मैमल्स आ जाते हैं आपके। बर्ड्स और मैमल्स किस में आ जाते हैं, तो ये होम्योथर्मिक एनिमल्स में आते हैं, गर्म खून वाले प्राणी। और इधर एग्जाम्पल की बात कर लें, इधर एग्जाम्पल हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड में आपकी फिशेस आ जाती हैं, मछलियां जो होती हैं, है ना, फिशेस हो गए। एम्फीबियंस इसी में आ जाते हैं, एम्फीबिया हो गया, और क्या है, रेप्टाइल्स भी इसी में आ जाते हैं। ठीक, फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, और रेप्टाइल्स आपके इसी में आ जाते हैं। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। होम्योथर्मिक एनिमल्स इनको कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इसमें एग्जांपल हैं आपके बर्ड्स और मैमल्स। और पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स इन्हीं को क्या कहा जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसमें आपके एग्जांपल हैं फिशेस, एम्फीबिया, और क्या है, तो कहेंगे रेप्टाइल्स भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए भाई, तो ये लिख लीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए होम्योथर्मिक एनिमल्स और पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स के बारे में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें लिख लेते हैं होम्योथर्मिक एनिमल्स और क्या है, पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स के बारे में। आप दोनों साइड जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। इधर होम्योथर्मिक एनिमल्स था, इधर पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स था। तो इसमें आप ध्यान दोगे, होम्योथर्मिक जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है ना, कहेंगे कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता है। अगर ये दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि डू नॉट चेंज इन द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, डू नॉट चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, है ना, बाहर के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ये चेंज नहीं होता है। चलिए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ये चेंज नहीं होते हैं, जैसा कि इनका आंतरिक टेम्परेचर होगा वैसे ही किसी भी जगह पर जाएंगे तो इनकी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, चेंजेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बात करते हो ह्यूमंस में, है ना, एग्जांपल में जैसे बात कर लो, एग्जांपल में बात कर लो ह्यूमंस का, है ना, ह्यूमंस का, तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर पता है कि क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस होता ही होता है। अब ये चाहे क्या है, चाहे ये कोल्ड प्लेसेस में जाएं या फिर क्या है वार्म प्लेसेस में जाएं, ये क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये वेरी हो जाएगा, है ना, चेंज नहीं होता है। चाहे ये कहाँ कहीं पर भी जाए, चाहे ये कोई ठंडी जगह पर जाए, चाहे ये कोई गर्म जगह पर जाए, 37 डिग्री सेल्सियस ये बैलेंस ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। ऐसे ही बर्ड्स में भी आपको देखने को मिलेगा, बर्ड्स में भी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। चलो, और दूसरी साइड आप पाइकिलोथर्मिक एनिमल्स के बारे में लिख लो। यहाँ पर क्या होता है, तो ये कहेंगे वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है, वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वेरिएबल होता है, जिस जगह पर जाएंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से वो जगह पर जाके चेंज होता है ना, चेंज अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कहेंगे, क्या कहेंगे, जहां पर भी ये जाते हैं उस आधार पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये लिख लीजिए, चेंज
अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, है ना। बाहर के टेम्परेचर से ये वेरी करता है, जिस जगह पर जाएंगे जैसा टेम्परेचर होगा तो वैसा इनका क्या है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो ये वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर इनमें देखने को मिलता है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जहां पर भी जाएंगे वहां पर उस आधार पर इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये आप लिख लीजिए किसमें, पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स में, और क्या है आपके होम्योथर्मिक एनिमल्स जो कहलाते हैं। एग्जाम्पल पहले ही बता दिया है, एग्जाम्पल इधर आप वेरिएबल में लिख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपका फिशेस वगैरह हो गई, है ना, फिशेस हो गए। एग्जाम्पल आपका क्या है, रेप्टाइल्स हो गए, है ना, रेप्टाइल्स वगैरह हो गए या फिशेस हो गए, वो सारे एग्जाम्पल पहले भी मैंने बता दिए हैं। तो इनमें बॉडी टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल होता है। और दो प्रोसेस आपने कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, एक हाइबरनेशन और एक्सटिवेशन प्रक्रिया। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो हाइबरनेशन और एक्सटिवेशन प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है ये जब ऐसे जीव जो कि क्या है, गर्म प्रदेश में और ठंडे प्रदेश में जाते हैं या ठंडी जगह पर रहते हैं, तो ये सुसुप्त अवस्था को शो करते हैं। अब जैसे रेप्टाइल्स की बात करते हो, एम्फीबियंस की बात करते हो, तो ये ऐसी अवस्था को शो करते हैं जैसे कि हाइबरनेशन, जिसको कहा जाता है विंटर स्लीप। जब बहुत ज्यादा ठंडी होगी तो ये सॉइल के नीचे चले जाएंगे जहां पर गर्म होगा, है ना। बाहर का इन्वायरमेंट क्या होगा, ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर गर्म होगा, जिसकी वजह से ये जीवित रहते हैं। अगर ऐसा ना करें तो इनका बॉडी टेम्परेचर वो क्या है, वेरी कर जाता है, और अगर बहुत ज्यादा ठंडी है तो इनका खून जो है वो जम जाएगा, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए ये ऐसी जगह पर मूव कर जाते हैं जहां पर गर्म रहेगा। और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी सॉइल के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि सॉइल के नीचे क्या होता है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट बैलेंस रहता है ना। ठंडी में क्या है, गर्म रहता है, गर्म में ठंडा रहता है। तो इसलिए ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रक्रिया को शो करते हैं, कल की क्लास में पढ़ाया था हमने। चलो भाई, तो ये आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल हो गया। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट जो आपका था, है ना, इसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, एक आपका होम्योस्टेसिस में, एक आपका थर्मो रेगुलेशन था, और दूसरा था आपका ऑस्मो रेगुलेशन। इसकी बात कर लेते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है ना, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है अगर इसकी बात करें, तो चलिए भाई इसकी बात कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन में दो चीजें आपको जनरली पढ़ने को मिलती हैं, एक तो होते हैं ऑस्मो कंफर्ट, ऑस्मो कंफर्मर्स, और दूसरी होती है ऑस्मो रेगुलरिटी। ठीक है, या इन्हीं को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इसकी बात करते हैं, ऑस्मो कंफर्मर्स क्या होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं, या ऑस्मो रेगुलरिटी क्या होती है। ठीक है, इसको आप ऑस्मो रेगुलेटर्स कर लीजिए। चलिए, ऑस्मो कंफर्मर्स क्या होते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट में जो क्या है, जो मोलैरिटी सॉरी ऑस्मोलैरिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम होता है यहाँ पर, है ना। ऑस्मोलैरिटी आप पढ़ते हो, उसको मेंटेन करने का काम क्या होता है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो इसमें देख लेते हैं, ऑस्मो कंफर्टर्स ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जंतु होते हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि अंदर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो क्या है, चेंज हो जाएंगे, है ना। बाहर के इन्वायरमेंट से वेरी करेंगे, और सिमिलैरिटी ऑफ बॉडी वेरीज विथ सराउंडिंग्स, बाहर के टेम्परेचर से या बाहर के सराउंडिंग से वेरी करती है। और दूसरे जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, वो ऐसे जीव होते हैं जो कि अपनी इंटरनल ऑस्मोलैरिटी को चेंज नहीं करते हैं, बाहर का इन्वायरमेंट कुछ भी हो। चलो, तो इसमें लिख लेते हैं ऑस्मो कंफर्टर्स क्या होते हैं। चलिए, ऑस्मोलैरिटी चेंज विद द, या वेरी लिख लीजिए सीधे सीधे, है ना, ऑस्मोलैरिटी वेरी विद द सराउंडिंग ऑफ एनवायरमेंट,
है ना। बाहर के एनवायरमेंट से ये वेरी करता है, जिस जगह पर रहेंगे उस आधार इनका अंदर का टेम्परेचर या अंदर का जो ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगा। ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी वेरीज विद द सराउंडिंग ऑफ एनवायरमेंट। और इसमें आते हैं आपके एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे कि मैराइन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए आप क्या है, तो कहेंगे इसका एग्जाम्पल है मैराइन, जो समुद्र में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। और इन्हीं में वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा आपकी हैग फिश आती है, एक हैग फिश हो गई, ठीक है। हैग फिश आपकी वर्टिब्रेट में आती है ना। उसके अलावा सार्क भी आ जाएगा आपका इसमें, सार्क। तो ये आपको देखने को मिलेंगे किसमें, तो ये बताएंगे। चलिए ये एग्जाम्पल है ऑस्मो कंफर्टर्स के, ठीक है भाई। ऑस्मोलैरिटी चेंज होती है सराउंडिंग ऑफ एनवायरमेंट से, बाहर के एनवायरमेंट से प्रभावित होकर ये चेंज होती है। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद द सराउंडिंग। ऐसे एनिमल्स को या ऐसे जीवों को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को या अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को बैलेंस करके रखते हैं। तो ये लिख लेते हैं, osmolarity do not change with the surrounding, ठीक है। बाहर के टेम्परेचर से ये चेंज नहीं होती है। क्लियर है, ऑस्मोलैरिटी डू नॉट चेंज विद द सराउंडिंग, बाहर के टेम्परेचर से ये चेंज नहीं होता है। इसमें एग्जांपल में जैसे फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट मैराइन। मैराइन किस में आ जाते हैं, तो मैराइन ध्यान रखेंगे, मैराइन आपके ऑस्मो कंफर्टर्स में आते हैं। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑल फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। मैराइन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वो ऑस्मो कंफर्टर्स होते हैं। और जो फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। और दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए ऑल वर्टिब्रेट्स आ जाएगा, ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, मैराइन, है ना, मैराइन वर्टिब्रेट, मैराइन वर्टिब्रेट। मैराइन वर्टिब्रेट्स इसमें नहीं आएगा, बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई लिख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बताएंगे फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स और क्या है, सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं वो सब ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं। क्योंकि इनकी ऑस्मोलैरिटी या इंटरनल बॉडी फ्लूइड का ऐसा नहीं है ना, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखने का काम करते हैं चाहे वो जिस भी जगह पर रहे, है ना। तो ये चीजें आपको देखने को मिलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में। ऑस्मो कंफर्टर्स क्या होते हैं, जिस जगह पर रहेंगे उस हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं, बाहर के एनवायरमेंट से चेंज होते रहते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया गया है। चलिए तो ये लिख लीजिए आप, क्लियर है यहाँ तक। चलो भाई आपका ये क्या हो गया, ऑस्मो रेगुलेटर्स की भी बात कर ली हमने, थर्मो रेगुलेशन की भी बात कर ली। थर्मो रेगुलेशन में दो टाइप के एनिमल्स आपने पढ़ लिए, है ना, होम्योथर्मिक एनिमल्स और पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स। और ऑस्मो रेगुलेटर्स में भी आपने दो टाइप के एनिमल्स पढ़ लिए, एक ऑस्मो कंफर्टर्स होते हैं आपके और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। एग्जाम्पल में आपने बात कर ली अलग अलग कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। क्लियर है।
चलिए भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी इसके आगे थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका बेसिक्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम अपना चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, जो आपके फिर सिलेबस की बात होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ लीजिएगा इसको और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और एक चीज और है कि ये सारे जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह के 11 बजे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।